नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति में अगर प्रतीक ना हो तो राजनीति पत्थर हो जाती है, लेकिन कई बार यही प्रतीक उस पत्थर को देवता भी बना देते हैं, जिसके कारण हम अपनी श्रद्धा के बाहर जाकर देखने का प्रयास नहीं करते। बहुत ज्यादा प्रतीकबाजी पतंगबाजी की तरह लगने लगती है। इसी चक्कर में पुराने प्रतीकों के समानांतर नए प्रतीक गढ़े जाने लगते हैं, जो उतने ही खतरनाक होते हैं। कोई खुलकर ऐसा नहीं करता, मगर होने लगता है। जब से नरेंद्र मोदी का ऐलान बनारस से हुआ है, अनगिनत कैमरे बनारस के घाटों और गंगा की नावों पर तैरने लगे हैं। बनारस का दैविक चित्रण होने लगा है। इन चित्रण में बनारस की ऐतिहासिक विविधता कम होती जा रही है। वही घाट, वही चिलम, वही साधु, वही गंगा, वही पप्पू की चाय की दुकान। यह वही बनारस है जहां तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, अपने शरीर का त्याग किया। बुद्ध की धरती, कबीर, संत रैदास के निशान यहां मिलते हैं, उनकी वाणियां मिलती हैं। बनारस चुनौतियों की भूमि है, धार्मिक आडंबरों से संघर्ष की भूमि है। जिस धरती को मोक्ष भूमि कहा जाता है, उसे छोड़कर कबीर मगहर चले गए, यह कहते हुए कि बनारस में तो सबको मोक्ष मिल जाता है, मगर राम की भक्ति का एहसान क्या है? अगर असर होगा तो हमें जाकर मगहर में ही मोक्ष मिलेगा। संत रैदास ने मनचंगा तो कठौती में गंगा कहा। कमाल खान ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे गंगा के घाट पर मुसलमान भी मछलियों को आटे का दाना खिलाते दिख जाते हैं। एक पार्टी या संगठन विशेष की राजनीतिक विचारधारा के नाते हिंदुत्व कब से बनारस की एकमात्र पहचान हो गया? क्यों बनारस पर लिखने वाले पत्रकार, जानकार अपनी बात मोदी के विकास के एजेंडे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, ध्रुवीकरण की बात करने लगते हैं? क्या यह सब जानबूझ के हो रहा है? अगर ऐसा है तो लोग इसे अपने लेख की पहली पंक्ति में क्यों नहीं लिखते? आखिर में क्यों लिख रहे हैं? कहीं मीडिया अति उत्साह में बनारस की छवि को एक रंगा तो नहीं बना रहा है? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ना बजती हो। उन्हीं ने कभी कहा था कि मैं जब दुनिया में घूमता हूं तो मुझे सिर्फ हिंदुस्तान नजर आता है, और जब मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं तो सिर्फ बनारस दिखाई देता है। क्या इस चुनाव में वही बनारस दिख रहा है? मोदी ने बनारस की रैली में सोमनाथ और बाबा विश्वनाथ में रिश्ता जोड़ा था, पर ऐसी बातें वे हर रैली में कर जाते हैं। अमृतसर में जाकर पंच प्यारों में एक गुजरात का बता गए। वे हर जगह का गुजरात से रिश्ता निकालते हैं, धार्मिक, आर्थिक और कहीं कहीं ऐतिहासिक भी। इसके बाद भी क्या यह बात पूरी तरह से खारिज की जा सकती है कि बनारस का चुनाव उन्होंने सिर्फ पूर्वांचल को फतह करने के लिए किया, विकास के लिए किया, या यहां की आबो हवा में वो राजनीतिक बीज अभी तक है जिससे ध्रुवीकरण की गुंजाइश पैदा होती है? मुरली मनोहर जोशी भी तो हिंदुत्व के प्रतीक बताए गए। क्या बनारस 2 दशक से बीजेपी का गढ़ रहा है? यह सच बात है। पार्षद से लेकर विधायक और सांसद तक, फिर इसके पिछड़ेपन की जिम्मेदारी का बंटवारा किस हिसाब से होगा? आज के हिंदुस्तान टाइम्स में पूर्व राज्यपाल गोपाल गांधी ने लिखा है कि बनारस को अपनी विरासत की राजनीतिक पैकेजिंग नहीं होने देना चाहिए। किसी भी चुनाव में कद्दावर और बाहरी उम्मीदवारों के कारण स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे पीछे चले जाते हैं। एक संसदीय क्षेत्र को इतनी तवज्जो मिलने लगती है कि पूरा चुनाव इसी में गुजर जाता है। आप गिनना शुरू कीजिए कि बनारस से किसी भी चैनल पर कितने शो रोज होने लगेंगे। मंगलवार को जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वे आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो आजमगढ़ का भी चरित्र चित्रण बनारस की तर्ज पर होने लगा कि आतंक के गढ़ की छवि से निकलने के लिए बेचैन आजमगढ़ को फिर से उन्हीं सलाखों के पीछे धकेल देने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश कौन कर रहा है, मीडिया या नेता? क्या आजमगढ़ का चरित्र चित्रण सिर्फ धार्मिक आईने में ही किया जा सकता है? यहां 19% मुसलमान तो 20% यादव और इतने ही दलित। यह जिला कैफी आजमी का है तो मशहूर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, राहुल सांकृत्यायन का है तो नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र का, हल्दी गाठी पर मशहूर कविता लिखने वाले श्याम नारायण पांडे का भी है। आजमगढ़ वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए कैफी आजमी के सम्मान में दिल्ली आजमगढ़ के बीच एक रेलगाड़ी चलाई। नाम था कैफियात एक्सप्रेस। बनारस और आजमगढ़ के बीच रेल का रिश्ता आज तक नहीं बन पाया, फिर बनारस बनाम आजमगढ़ का यह मीडिया मैच क्यों? काश ऐसी लड़ाई बुंदेलखंड में हो जाती तो उसका कल्याण हो जाता। खैर, क्या बनारस और आजमगढ़ को किसी सीमित छवियों में कैद करने की कोशिशों से बचते हुए ध्रुवीकरण की राजनीतिक इरादों को हम समझ सकते हैं? क्या इन 2 शहरों के चयन में ध्रुवीकरण के तत्व हैं, या सचमुच इनके विकास के लिए नेताओं का दिल उमड़ पड़ा है? 80 सीटों वाले यूपी में 28 से 32 सीटें हैं जो पूर्वांचल की बताई जाती हैं। पूर्वांचल को विकास की जरूरत है या फिर से इन धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या की? यह तो पूर्वांचल तय करेगा। हम बस चर्चा कर सकते हैं प्राइम टाइम में। जल्दी से 1 मिनट अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। अभय कुमार दुबे जी हैं हमारे साथ, एडिटर CSDS। राजीव रंजन, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वहां पुस्तक मेला वगैरह वगैरह आप करते रहते हैं। सुनीता एरन है, रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ से, और अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अखिलेश शर्मा हमारे साथ थोड़ा बीजेपी दफ्तर से जुड़ने वाले हैं। अखिलेश, हम ये थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ौदा की घोषणा हो गई है, आडवाणी जी मान गए हैं या अभी भी? मैं स्टूडियो में आने से पहले चैनलों पर वो जो हमारी एक रूटीन पहुंचे पत्रकारिता होती है, कौन कहां पहुंचा, तो लग रहा था सुषमा पहुंची और गडकरी पहुंचे।
तो वो मान गए हैं या पार्टी ने अपना उनका फैसला बता दिया है अपना, जो आडवाणी जी को अब मानना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी में जब चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो ये उम्मीदवार के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो उस टिकट को माने या ना माने, बल्कि जब पार्टी उम्मीदवार का नाम घोषित करती है तो उम्मीदवार के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो पार्टी अध्यक्ष से चुनाव में पर्चा भरने के लिए अपना जो अधिकृत लेटर है वो ले, और उसके बाद जो नामांकन की तिथि है उस दिन जाकर के पर्चा भरे। मैं तो एक ये सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, लेकिन जहां तक लालकृष्ण आडवाणी का सवाल है, जाहिर सी बात है कि मेरी सैद्धांतिक बात से ही इसका जवाब मिल जाता है कि आडवाणी के पास पार्टी ने कोई ज्यादा ऑप्शन छोड़ा नहीं था कि वो माने या ना माने या उनकी कोई मान मनोबल की जाए। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पहले हुई, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि चूंकि गुजरात इकाई से गांधीनगर सीट से सिर्फ और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया है, लिहाजा केंद्रीय चुनाव समिति जो परंपरा है पार्टी की उसके मुताबिक उस नाम पर मुहर लगा रही है। उसके बाद जब चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई, उसके बाद सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने जाकर के इस फैसले की जानकारी लालकृष्ण आडवाणी को दे दी है। तो यह उसी फैसले के मुताबिक होगा। मैं आपको बताऊं कि जिन दो चीजों के लिए वो कह रहे थे कि राजेंद्र सिंह राणा का टिकट होना चाहिए, वो टिकट काट दिया गया है। मेरे सामने सूची है, भावनगर से भारतीबेन शियाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। अच्छा। इसी तरह अहमदाबाद पूर्व, जहां से वो चाहते थे कि हिरेन पाठक को टिकट दिया जाए, वो सीट अभी पेंडिंग है, यानी उस पर अभी घोषणा नहीं हुई है, यानी अभी तक हिरेन पाठक के ऊपर तलवार लटकी हुई है। रवीश, तो एक तरह से आडवाणी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, वो या तो और नेताओं की तरह वो रास्ता अपना ले नाराज होकर, या फिर वो घर बैठ जाए। फिर देखिए, लगातार उनकी नाराजगी का सिलसिला चलता रहा है जब से नरेंद्र मोदी का उदय पार्टी के भीतर हुआ है। हमने देखा कि गोवा में उन्होंने नाराजगी जताई, इस्तीफा दिया। उसके पहले, उसके बाद जब प्रधानमंत्री पद की घोषणा हुई तब वो अपने घर पर रहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं आए। राजनाथ सिंह को पत्र लिख करके उन्होंने नाराजगी जताई थी, और एक बार फिर वो नाराज हुए आज जब वो चुनाव समिति की बैठक में नहीं आए। लेकिन पार्टी ने तय किया कि एक हद से ज्यादा उनको मान मनोबल नहीं किया जाएगा, और जो भी हकीकत है, जो भी उसका सामना उनको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। बड़ौदा से हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही थी, जिसमें अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो बड़ौदा में पार्टी के कार्यकर्ता काफी जश्न मनाने लगे, और इसी भीड़ में मुझे एक शख्स ऐसा भी देखा जो बिल्कुल मोदी का हम शक्ल नजर आ रहा था। कुछ दिनों में इतने मोदी हो जाएं कि मोदी साहब को चुनाव आयोग जाना पड़ेगा कि इन मोदियों को रोको, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूं तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। लेकिन खैर, अभी उनका जलवा है, तो एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह उन तस्वीरों से पता चल ही रहा है, और जिस तरह से बड़ौदा से लड़ने की घोषणा हुई है, अब मुझे नहीं लगता कि बड़ौदा में कुछ इस तरह से धार्मिक प्रतीक होंगे जो इसमें जाके कोई हिंदुत्व की व्याख्या करेगा। पर अभय जी, बनारस को चुना है उन्होंने, और एक और न्यूज फ्लैश हो रही है, नीचे मथुरा से हेमा मालिनी लड़ रही हैं, तो कोई तो नहीं कहेगा कि वहां पर वो हिंदुत्व करने जा रही हैं। मोदी जी जब वहां पर गए तो इस तरह की बातें दबी छुपी जबान में क्यों कही गई? क्यों नहीं लोगों ने, लिखने वालों ने खुल के कहा, जबकि मोदी साफ साफ कह रहे हैं और बनारस के लोग भी कह रहे हैं कि इनके आने से शायद हमारे शहर का कुछ विकास हो जाए। देखिए, पूर्वांचल में बनारस एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर पिछले चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था। हाँ, पिछले चुनाव की जो विशेष परिस्थितियां थीं उनमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था। अब वहां से मान लीजिए मोदी चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोबारा होगा और भी ज्यादा ताकत से होगा? पर हुआ था तो वो एक सीमित था, बनारस तक ही सीमित। हाँ, वो बनारस में, पूर्वांचल में बनारस एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है। आजमगढ़ में नहीं हुआ था। आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था, रमाकांत यादव। उस तरह से देखें तो गोरखपुर में भी हुआ होगा, है ना, बीजेपी की आजमगढ़ में भी स्ट्रांग सीट है। आजमगढ़ में भी रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीते थे, और बनारस में मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीते थे। पूर्वांचल में 4 ही सीट मिली थी ना, लेकिन इन्हीं 2 जगहों में। लेकिन आपने जो आजमगढ़ का भी जिक्र किया, इसलिए, लेकिन वहां पर नहीं हुआ था, जबकि वहां पर हुआ था। उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते मुरली मनोहर जोशी को महज 15-16 हजार वोटों से ही जीत पाई। और मुख्तार अंसारी उनके मुकाबले चुनाव लड़े थे, जो जिनकी छवि बाहुबली की है, और मुसलमानों के बीच में वो एक रॉबिन हुड की तरह उनकी मान्यता है। ऐसी स्थिति में आज की स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है बनारस की। आज वहां पर अगर मुख्तार अंसारी लड़ते हैं तो उसके बारे में यह भी सोचा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें लड़ा रही है। एक अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है, ताकि जो मुसलमान अल्पसंख्यक वोटरों का जो ध्रुवीकरण हो वो ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में न होने पाए जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है, किसी भी तरह की। नरेंद्र मोदी अगर वहां चुनाव लड़ते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा उम्मीदवार उनके मुकाबले नहीं खड़ा होता, उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की है वो खड़े होंगे, अभी तक वो पेशबंदी कर रहे हैं, केवल शायद 25 की रैली के बाद घोषणा करेंगे। अगर वो खड़े होते हैं
तो वो उस चुनाव को एक तरफा होने से बचा सकते हैं। पर एक नीचे एक ये भी उस पे मैं आता हूं, एक नीचे ये भी चल रहा है अरुण जी की कोई भारतीय समाज पार्टी है जो राजभर वहां पे काफी हैं और वो भी प्रभाव रखते हैं, अपना दल से भी समझौता होना, कुर्मी वोट भी बनारस की सीट पर 2 लाख हैं। तो एक तरह से ये ध्रुवीकरण, अगर सीट जीतने की बात है तो बनारस तो बहुत ही सुरक्षित सीट है, वो जीत जाएंगे जिस तरह से लोग कह रहे हैं ना मोदी के लिए। लेकिन क्या वो सिर्फ एक सीट जीतने के लिए है? अगर उससे और ज्यादा सीटें जीतनी है तो वो रास्ता मोदी का नाम ही काफी है, या फिर ये इस तरह के दूसरे रास्ते से ध्रुवीकरण की राजनीति आगे चलेगी, वो बीजेपी के रास्ता खोलेगा? नहीं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि 32 सीटें हैं पूर्वांचल की और 10-12 सीटें बिहार की भी उससे लगी हुई आती हैं। और पूर्वांचल की जब भी चर्चा चलती है तो बनारस को उसकी राजधानी बनाने की भी बात चलती है। तो वैसे तो बनारस जो है वो भारत की धार्मिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। लेकिन अभी जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो बात है वो निश्चित तौर पे पूरे इलाके को एक तरह से, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति उस इलाके को ध्रुवीकृत करती थी, उनकी अपनी जिस तरह की राजनीति थी, और उसको एक दूसरे तरह से मोदी ने अपनी राजनीति को जिस तरह से चलाया है, तो वो लाख कोशिश करते हैं लेकिन जहां उनकी उपस्थिति होती है वहां एक ध्रुवीकरण बनता है। फिलहाल ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बनारस मोक्ष की नगरी है और मोदी जी अगर अपनी सांप्रदायिक राजनीति से वहां मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर वहां उनको उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि बनारस में जो है वो 4 लाख मुस्लिम आबादी है और अगर आपको वहां से जीतना है तो कहीं ना कहीं आपको उन घरों में जाना पड़ेगा और उनके यहां भी दस्तक देनी पड़ेगी, जो कि हाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है, जो कि आपको गुजरात में नहीं करना पड़ता। अभी मैं किसी का राइटर पढ़ रहा था, उनका कहना था कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिम घरों की तरफ जाते ही नहीं, झांकते ही नहीं, उनको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है। आपने जो है एक तरह से भारतीय 53 सीटों की शायद घोषणा बीजेपी ने की और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। जी, तो उत्तर प्रदेश और कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा नहीं, 9 लोगों को। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्ण सबकी इतनी मिलीजुली आबादी है कि कोई आप जो है एक जाति पर आधारित और एक समुदाय पर आधारित राजनीति आप जो है करना आपके लिए कठिन होगा। और अगर ये अवसर भी है मोदी के लिए, अगर वो अपने आप को बदल करके एक नए तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अवसर भी है, अगर प्रच्छन्न रूप से वो हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं तो बनारस उसका भी सिंबल है। ठीक, बनारस उसका भी सिंबल है दोनों तरफ से। जी, अयोध्या जैसा ही आपको लगता है, जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि बनारस दोनों तरह का सिंबल है, अगर आप मोदी चाहें तो विकास की राजनीति वहीं तक सीमित रह के अन्य घरों में जाके मुसलमानों के घरों में भी का प्रचार करके वो एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, एक नया संदेश दे सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों संभावनाओं में विकास की राजनीति करते हुए, उससे ही सिर्फ बात करते हुए बीजेपी के लिए पूर्वांचल में कोई बड़ी संभावना बनती है, या इस दूसरे रास्ते से जिसमें शंकर की वो तस्वीर, गंगा के घाट आते हों, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तस्वीरें आती हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुजफ्फरनगर ने जो वेस्ट यूपी में करा वो मोदी जी ईस्ट यूपी में करेंगे, बट यहाँ पे सटल हिंदुत्व होगा और ओपनली डेवलपमेंट की बात होगी, क्योंकि ईस्ट यूपी एक ऐसा हिस्सा भी है प्रदेश का जो कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो आज की तारीख में बनारस में आजकल कोई भी ये बात नहीं करता कि हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल चाहिए, जो कि 1991 में जिससे बीजेपी ने अपनी एंट्री ली थी काशी में, आज लोग बात कर रहे हैं कि हमें विकास चाहिए। मेरा जहां तक ख्याल है, और जो बाकी इश्यूज उठाए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम्स के कोई अप्रोच करके वो अपने साथ ला सकते हैं, एक पीएम को इलेक्ट करने की जो हाइप क्रिएट होती है उस पे बाकी जो कास्ट इश्यूज होते हैं वो थोड़ी कम हो जाते हैं। वो तभी मोदी को अगर कोई टक्कर देनी है तो ऑपोजिशन को एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, और एक्चुअली में ये ऑपोजिशन का भी टेस्ट होगा कि जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अब मौका है कि वो सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म की लड़ाई बनारस में दिखाएं। सब अगर एक मिलके किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तब मोदी जी को प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इट इज अ केक वॉक फॉर हिम। एक तरह से ये विपक्ष की परीक्षा होगी ना, वो कह रही है ना कि अगर आप गंभीरता से हैं तो ये विपक्ष के लिए भी एक मौका, अगर मोदी के लिए मौका है तो। वो ठीक कह रही हैं, मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का कोई संयुक्त उम्मीदवार वहां पर खड़ा होगा। बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी
रायबरेली और अमेठी से अपना उम्मीदवार न पिछले चुनाव में खड़ा किया था, न इस चुनाव में खड़े कर पहले से घोषणा कर चुकी है। सांकेतिक रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो खड़ा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दूसरे भी कई उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे। जैसा पूरी संभावना या तो मुख्तार अंसारी लड़ेंगे या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, उसकी भी चर्चा हो रही है। जाहिर है कि एक तरह से मुख्तार अंसारी ही होंगे अपनी पत्नी के भेस में, तो ये देखने की बात है। दूसरी जगह जो आपने जिक्र किया आजमगढ़, मैं जरा सा उसके बारे में दो बातें कह दूं। देखिए, बनारस जरूर वहां की भविष्य में बनने वाले पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी हो सकती है, लेकिन दरअसल पूर्वांचल की जो चुनावी राजधानी है वो आजमगढ़ है। आपको याद होगा 1977 में जब जनता पार्टी के अंदर सीटों का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त चरण सिंह ने यह कहा था कि मैं बागपत दे सकता हूं लेकिन आजमगढ़ नहीं दे सकता। चरण सिंह ने कहा था आजमगढ़ में अपने पास रखूंगा। और मुलायम सिंह यादव लंबे अरसे से अपनी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत आजमगढ़ से करते रहे हैं। 2012 में भी उन्होंने आजमगढ़ से अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत की और इस बार भी उन्होंने वहीं शुरू की और खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला करना, मैं कहूंगा कि सपा की चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब से वहां रमाकांत यादव बीजेपी के जीतते रहे। देखिए, जब तक मुलायम सिंह का नाम नहीं आया, सपा के टिकट पर भी जी नाराज होकर भाजपा में गए थे, जब तक मुलायम सिंह का नाम वहां से नहीं आया था उस वक्त तक लग रहा था कि रमाकांत यादव का खेल बिल्कुल सही है। इस बार फिर बीजेपी की वैसे भी हवा चल रही है और ये जिताऊ कैंडिडेट है, मजबूत दबंग उम्मीदवार है, ये जरूर जीतेगा। यहां तक बहुजन समाज पार्टी वहां से शाह आलम को, जो दिल्ली वहां के विधायक भी हैं और दिल्ली के बिल्डर हैं, हाँ मुबारकपुर के विधायक हैं, उनको टिकट वो सोच रहे थे कि हमको मुसलमान वोट मिल जाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह इतने हैवीवेट कैंडिडेट हैं कि ना रमाकांत यादव का यादव होना बच पाएगा, ना शाह आलम का मुसलमान होना बच पाएगा। अच्छा, हाँ, मुलायम सिंह के वहां जाने से समाजवादी पार्टी की पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसमें अंतर है कि जब मोदी वहां जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप असुरक्षित हैं, एक सेफ सीट चुन रहे हैं। और मुलायम वहां जाते हैं आजमगढ़, क्योंकि अपने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुलायम सिंह के दुश्मन भी उन पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ने में डर रहे हैं कि मैनपुरी से हार जाएंगे, इसलिए डर के मारे वहां जा रहे हैं। स्थिति ये है कि मुलायम सिंह मोदी के बारे में भी यही है। मैं तो मानता हूं कि वहां बनारस उनके लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है, उनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी से ही चर्चा होती है कि भाई ये हो रहा है, उनके कोई जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह के साथ ये है कि उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। उनकी सरकार मुजफ्फरपुर के बाद में कई समस्याओं से ग्रस्त है। वो बहुत दबंग तरीके से उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन अपने कंधों पर ली है और उसको वो चला रहे हैं। इसलिए ये एक चुनावी रणनीति है बहुत महत्वपूर्ण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी पार्टी का बहुत जबरदस्त चुनावी हस्तक्षेप करने के लिए जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसा आपने कहा भी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जीतता है वो उत्तर प्रदेश को जीतता है। पहले भी 98 में भी 24 सीटें बीजेपी की वहां पर आई थी। पर ये रास्ता दोनों के लिए अलग क्यों है? मैंने पूर्वांचल, एक बनारस से उस पूर्वांचल में बढ़ रहे हैं और एक आजमगढ़ से वहां पे पढ़ रहे हैं, पर एक में ध्रुवीकरण जोड़ा जा रहा है और एक में मास्टर ध्रुवीकरण की गुंजाइश यहां से भी हो सकती है ना? पूर्वांचल तरह से भी, उसे भी एक तरह से ब्रांडिंग किया गया आजमगढ़ को भी। पूर्वांचल जो है वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आंदोलन का भी गढ़ रहा है और मुलायम सिंह का जाना अतीत की बातें हैं ना, नहीं, लेकिन वो उसके सूत्र है। अगर तत्व उसमें बचा होता जरा भी तो रमाकांत यादव वहां से नहीं जीतते। अगर उसके खंडर भी अगर होते, वो तो आप फूलपुर के बारे में कहेंगे कि फूलपुर से जो है उस तरह का कैंडिडेट जो है वो एक तरह से बाहुबली कैंडिडेट ना आता हो, ना जीतता जो है। इस बीच खबर आ रही है नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने गए, ये पहुंचे पत्रकारिता का एक हिस्सा। लेकिन उसका एक ट्रेडिशन वहां पे रहा है, वहां पे दिल्ली झंडे वाला नहीं, वहां पे जो है उदल, रुस्तम सैटिन, वहां पे जो है सरजू पांडे, वहां पे झारखंडे राय, और एक तो जैसे आजमगढ़ का जो है आपने जिक्र किया कि राहुल संकीर्तन की भूमि रही है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है वो के ऊपर आइसिंग के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में साहित्यकारों की उपस्थिति किस और क्षेत्र में प्रभावित करती होगी जो हम आजमगढ़ से उम्मीद करें कि राहुल संकीर्तन का वहां होना वहां की राजनीति की तस्वीर को बदल। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर इतने दिनों से काम किया किसी जगह पे, तो उसकी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसी तरह से कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट का अगर किसी जगह पे काम रहा है तो उसकी चीजें निश्चित तौर पे राजनीति में तमाम जगहों पे रिफ्लेक्ट होगी। चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजनारायण जैसे बड़े बड़े एक वैचारिक लड़ाई हो रही ना, दो विचारधाराएं आ गई ना जो इस चुनाव में नहीं दिख रही थी। तो मुलायम सिंह, बनारस और आजमगढ़ के, अभय जी ने चरण सिंह का नाम लिया, आज मुलायम सिंह अगर आजमगढ़ सीट से लड़ने जा रहे हैं तो वो चंद्रशेखर, राजनारायण और कल्पनाथ राय, इन तमाम सोशलिस्ट ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हुए जा रहे हैं। बेटा बीजेपी अकेले मतलब अचानक नहीं
नहीं वहां पे जा रहे हैं कि वो यादव होने के नाते ही जा रहे हैं, या अभय जी ने जैसे कहा कि वो मतलब जो है वो किसी का मुस्लिम होना भी वहां मायने नहीं रखेगा, किसी का यादव होना भी नहीं मायने रखेगा। तो उसकी वजह है कि वहां सोशलिस्ट मूवमेंट का लंबा ट्रेडिशन है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट का लंबा ट्रेडिशन है, और मुलायम सिंह उस प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट मूवमेंट की जो है जो विरासत है उसको कैपिटलाइज करने के लिए आजमगढ़ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, बनारस से मोदी लड़ेंगे तो उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर असर पड़ेगा, साथ में कुछ बिहार पर भी असर पड़ेगा, उसका प्रभाव होगा। तो इसी तरीके से मुलायम सिंह भी मानते हैं कि अगर हम आजमगढ़ से लड़ेंगे तो आसपास के तमाम जिलों पे समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर होगी। तो है कि कभी पहले मुलायम ने ये काम नहीं किया। मुलायम ने एक तरह से उनका ये मास्टर स्वीकार, मतलब ये अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मोदी इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजर हैं यूपी में। मुलायम सिंह अगर किसी को जीतना है तो पहले मोदी को हराना पड़ेगा, जो कि वो खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं वहां। अगर आप कांग्रेस की चुनावी रणनीति और सपा की चुनावी रणनीति में तुलना करें तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति बचाव की है, और सपा की चुनावी रणनीति जो है वो आक्रामक है। अभी बसपा का काफी सतह के नीचे चल रहा है। हाँ राजीव जी बताइए। अब मैं थोड़ा सा आजमगढ़ के एक बड़े अच्छे शायर हैं अल्लामा इकबाल सुहैल साहब, अपनी धरती के बारे में कहते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस खित्ते आजमगढ़ ते मगर फैजाने तसल्ली है यख्तर, जो जर्रा यहाँ से उठता है, थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए, वो नैयरे आजम होता है। कहने का आशय ये है कि जो आजमगढ़ का नागरिक है, जब वो जनता का अपनी धरती की महंग को सूंघता है तो वह नैयरे आजम होकर के उठता है। पर उन्होंने जिस तरह के उम्मीदवार चुने हैं वो मैं लिस्ट देख रहा था, उससे प्रतीत तो होता नहीं है कि जनता। मैं अतीत की बात कर रहा हूँ, अतीत वर्तमान सारे। अल्लामा शिबली नुमानी जो 1942 में 1914 में हमारे बीच से चले जाते हैं, लेकिन उस दौर में एक घटना घटती है आजमगढ़ में, वह सिबली एकेडमी स्थापित करते हैं। हाँ ठीक है। और वह धर्म का पाखंड है, और जो यूरोप का उपनिवेशवाद था उसका जो इस्लाम पर हमला था, उसके लिए एक स्टडी सर्किल बनाते हैं, वहां से स्कॉलर निकले। तो उससे रमाकांत यादव के विजयी होने में क्या असर? मैं बात तो वहां थोड़ा सा जोड़ते हुए बात कहना चाहता हूं कि जो आजमगढ़ का अतीत है वह 1857 के संघर्ष से लेकर के महात्मा गांधी के डू एंड डाई के नारे तक बहुत ही प्रतिरोध की संस्कृति की धरती है, जिसकी तरफ त्रिपाठी जी ने अभी इशारा किया कि वह समाजवादी आंदोलन की धरती है, वह वामपंथी राजनीति की धरती रही है। मैं एक चीज जोड़ते हुए मैं आपकी बात पर आना चाहता हूं कि वह लेखकों के तीर्थ के जो जन्मस्थली है लमही की बात से तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी सेमिनार में चले आए हैं जहां पे सिर्फ उनके विरोधी लेखक बैठे हैं और उनको कोई मौजूद है, वो घात नहीं डालने वाला है उनको। साहित्यकार दरअसल समकालीन प्रश्नों को उठाता है। इस चुनाव में किसान साहित्यकार ले आइए, प्राइम टाइम इसी में तो दरअसल जो समाप्त हो जाएगा एक दिन। जो राहुल सांगेतियान मेहरारू की दुर्दशा लिखते हैं, या अल्लामा शिबली नुमानी जब अपनी बात करते करते आते हैं, तो जो आज की पीढ़ी है, 2014 की पीढ़ी है, जो उनके स्मृति का 100वां वर्ष है, वह थाने और कचहरी के भय में जी रहा है। जो सृजन और साहित्य के गढ़ के रूप में जाना जाता था, आज वहां का नौजवान। सुनीता जी, हम एक बात ये जानना चाह रहे थे कि एक हम साहित्यिक बात कर सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि कोई मेरे प्रोग्राम की मर्सिया कर दे कि बाकी लोग जब गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे तो ये है ना। नहीं, राजनीति के अपराधीकरण इसको महत्व देता हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि इन सब चीजों का हम अपने आज के समय के किसी साहित्यकार को किसी राजनीति पे उसको समर्थन करते तो देखते हैं, पर उसके खिलाफ लोहा लेकर बोलते नहीं देखा है मैंने, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो पुस्तक मेले में करेंगे। हाँ, थोड़ा फर्क जो है आजमगढ़ से, जो ये हिंदी के साहित्यकारों की बात मैं कर रहा हूँ, किसी को विरोध है तो आ जाए ऑफिस में बात। आजमगढ़ से एक जो राष्ट्रवाद का या जो है वो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो डिस्कोर्स है, वो 26/11 के बाद और बाटला हाउस कांड के बाद जो है वो एकदम से नए तरह से इमर्ज किया है। अच्छा। उलेमा काउंसिल बनी वहां पर, और पूरी रेलगाड़ी बुक करके उलेमा काउंसिल के लोग दिल्ली आए, उन्होंने रैली की, और आजमगढ़ के लोगों के साथ जो है जिस सम्मान की बात राजीव जी कर रहे हैं, एक दूसरी स्थिति बनी कि पंजाब में या देश के किसी हिस्से में पुलिस वाले पूछते थे भाई आजमगढ़ के हो, अच्छा किनारे खड़े हो जाओ जो है। तो एक शक की निगाह से, संदेह की निगाह से आजमगढ़ के लोगों को और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश में और बाहर देखा जाने लगा जो है। ये जो चीज हुई, इसके प्रोटेस्ट के रूप में तमाम जो सेकुलर फोर्सेज हैं, तमाम जो और ताकतें हैं, वो खड़ी हुई और
उन्होंने जो है एक तरह से ये डिस्कोर्स चलाया कि आजमगढ़ के हर व्यक्ति पर को संदेह की नजर से ना देखा जाए। तो मुलायम सिंह का वहां जाना जो है, मुलायम सिंह के अपने जो सेकुलर डिस्कोर्स का, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मुलायम सिंह आजमगढ़ मेरा टिप्पणी इसलिए था कि आज के हालात बताते ना, तो थोड़ा सा लोगों को भी आपके जरिए वो तस्वीर पता चलती है ना। हम सज्जाद जहीर के बारे में या किसी और के बारे में बहुत बातें कर सकते हैं, पूरी रात लगा सकते हैं ना। आज की वहां पे पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो क्यों है? क्या कैफी आजमी के होने से पुलिस वाले ने आजमगढ़ को, आजमगढ़ वाले को कोई अलग तरीके से सोचना बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं है, पर उनका महत्व जरूर है। मैं आज भी उनकी शायरी पढ़ रहा था सरमाया में, लेकिन फिर भी मैं जानना आज के हालात क्या है वहां पे? आज के हालात यही है कि पुरबिया शब्द अपमान का प्रतीक है पूरे भारतीय संदर्भों में। हाँ। लेकिन यह हैरानी की बात है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, हाँ। यह पुरबिया भाग्य विधाता कैसे घोषित हो जाता है लोगों की नजरों में, कि बीजेपी का भी जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है वो बनारस को तलाशता है, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको आजमगढ़ में अपनी जीत की संभावना नजर आती है। यह मुझे लगता है कि जो आजमगढ़ की ठसक, जिद और वो साहित्य की उर्वर जमीन है, शायद नई तरह की राजनीति को एक मजबूरी की राजनीति कही जाए या संभावना की राजनीति कही जाए, उसकी भी धरती के आपको लगता है कि जो अरुण कह रहे थे अभी की दो विचारधारा की एक लड़ाई होगी अब पूर्वांचल में? एक मुलायम सिंह यादव एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी ले रहे हैं। अगर वो बनारस में भले ही विपक्ष आपका एक साझा उम्मीदवार मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव मतलब उसका दूसरे रास्ते से नेतृत्व कर रहे हैं कि हां वो इस लड़ाई के वैचारिक दावेदार वो हैं, मायावती नहीं है। देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है कि मुलायम सिंह जी का पूरा भविष्य आगे का डिपेंड करेगा आजमगढ़ पे, क्योंकि वेस्ट यूपी से वो ऑलरेडी लूज कर रहे थे और उनको अपने आप को प्रोजेक्ट करने की बहुत जरूरत है। प्रोजेक्शन एंड परसेप्शन ये बढ़ाने की जरूरत है कि ही इज द लीडर जो कि बीजेपी को से लड़ाई में है। उसी से जो एंटी बीजेपी वोट है जिसमें बल्क मुस्लिम्स का है वो वहां से डिसाइड होगा। रमाकांत यादव पिछले कुछ इलेक्शंस में बार बार बात करते रहे हैं ईस्ट का यादव और वेस्ट का यादव। अभी मोदी के आने के बाद जो आजमगढ़ का मुस्लिम है, बेशक उन्होंने 2012 में मुलायम सिंह यादव को बहुत सीटें दी, अब वो भी एक थोड़ा सा डिलेमा में था कि क्या हमें किस पार्टी को हमारे को वोट देना है। तो मुलायम सिंह जी के लिए बहुत जरूरी है फॉर अपनी पॉलिटिक्स के लिए, यादव मुस्लिम जो उनका वोट बैंक है उसके लिए आजमगढ़ को बचाना और आजमगढ़ के थ्रू ईस्ट यूपी को बचाना, जहां पे उनका बेसिकली मेन बेस रहेगा। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 17 इलेक्शन जो लोकसभा के हुए हैं उसमें शायद 10 और 12 यादव जीते और 3 मुस्लिम जीते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो देखने वाली। तो ही वांट्स कि जो यादव मुस्लिम वोट बैंक है जिसपे उनका फ्यूचर निर्भर करता है वो कहीं आजमगढ़ में ना बिखर जाए और उसका असर और ईस्ट यूपी की सीट्स पे ना हो। तो मेरे जहां तक ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के बाद उन्होंने वेस्ट यूपी में जो खोया है वो उनको किसी तरह से ईस्ट यूपी से कॉम्पेंसेट करना है एंड ही हैज टू इमर्ज एज अ लीडर जो मोदी को हरा सकते हैं, नहीं तो मुस्लिम्स उनके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, पर आजमगढ़ में भी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो हुआ ही था ना 2009 में। अकबर अहमद डम्पी जब बीएसपी के वहां खड़े हुए ध्रुवीकरण नहीं था के रूप में से नहीं देखा गया। डम्पी 2 बार वहां से एमपी रहे, उसके बाद वो चुनाव हार गए। जैसा कि अभी सुनीता जी ने बताया, मैं उनका जो विश्लेषण है उसका जो सार है उससे मैं सहमत हूं। देखिए वो एक यादव सीट है, मतलब अगर मोदी को अगर वो हिंदुत्व पर अगर छुपे तरीके से चल रहे हैं तो एक साहब है जो खुलेआम मतलब अपने जाति और धर्म के गठजोड़ पे चल रहे हैं, है ना? वो जाति और धर्म, मैं उसे उस तरह जाति और धर्म का गठजोड़ नहीं कहता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि जाति और धर्म का मुसलमान जो है वो एक धार्मिक समुदाय के तौर पर वोट नहीं देता है, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर वोट देता है। यादव भी एक हिंदू धार्मिक समुदाय के तौर पर वोट नहीं देता है, वो एक राजनीतिक समुदाय के तौर पर वोट देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये मुसलमान मतदाताओं की और दूसरी जगहों पर भी बहुत ही गहरी परीक्षा है। क्या वो वोट कटवा उम्मीदवारों के भ्रम में पड़ेंगे? क्या वो अपने वोटों को बर्बाद हो जाने देंगे, या वो किसी सुचिंतित रणनीति के आधार पर वोट देंगे? अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट एक सुचिंतित रणनीति के आधार पर ठीक से वोट देते हैं और उनके वोटों का बहुलांश बर्बाद नहीं होता है,
तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के चुनावी नतीजों की कल्पना कर रही है और मनी मन मुदित हो रही है, वो चुनावी नतीजे उसे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, पर राजीव ये जी, ऐसी बिल्कुल स्थिति में अपने आप में हमको नहीं स्पष्ट लगता कि आजमगढ़ की कोई विकास की भी बात आएगा। जब अगर पूरा वैचारिक पोजीशन ही अगर लेना है किसी नेता को, तो फिर तो वहां की क्या समस्याएं हैं, सड़क है कि नहीं है, वो तो फिर वहीं पीछे रह जाएंगे। लेकिन वहां एक मिनट, आप बनारस के बारे में ये सवाल क्यों नहीं उठाते, या कोई बनारस क्यों के नहीं बारे उठाता? में भी उठा रहा हूं। देखिए, बनारस के चप्पे, बनारस का अस्पताल, बनारस के जो शिक्षा केंद्र हैं अभी भी है ना, उत्तर प्रदेश बिहार के लिए लोग अभी भी BHU हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगर खराब भी होगा, मैं गया नहीं हूं, लेकिन फिर भी बनारस की संसदीय राजनीति के चप्पे चप्पे पर मुद्दतों से भाजपा का कब्जा है। लेकिन आप बनारस में घुसिए, कितनी बुरी हालत है। बनारस शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे MP हो चाहे MLA हो, किसी ने बनारस के लिए कुछ नहीं किया। तो ये सारा गायब कर दिया गया। ये सारा गायब कर दिया गया। मोदी शायद और नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की ऐसी घोषणा होती है, टीवी पे ऐसा लगता है जैसे उनकी जीत की घोषणा हो गई। MP का चुनाव वो जीत गए। 2 दशकों से पार्षद तो वहीं रहे और ज्यादातर विधायक भी 3 सीटों पे तो ये सवाल तो भाजपा के नेताओं से पूछा जाना चाहिए और जोर जोर से पूछा जाना चाहिए कि बनारस की ये दुर्गति क्यों है। हो सकता है कल्याण सिंह के समय में वो बड़ौदा के बराबर हो बनारस। अरे आपने हम तो तब नहीं जानते थे बड़ौदा के। आप तो BHU का जिक्र कर रहे हैं और वही जिक्र करने लायक भी है बनारस में। नहीं, फिर भी अच्छा है, मैं जानता हूं, मेरे भी कई रिश्तेदार जाते हैं वहां इलाज कराने के लिए। इतना भी खराब हो, थोड़ा भरोसा है उस पूर्वांचल के लोगों के लिए। BHU अपने आप में किसी विदेशी शहर का हिस्सा लगता है। और बाकी बनारस में जाइए, BHU से लेकर के राजघाट तक जाने लगी, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, आप समय पे पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब घंटों लग जाएंगे, आप गलियों में से निकलेंगे। तो बनारस की जो स्थिति, मैंने जो सवाल किया तो आप लोगों ने लोक लिया, मतलब कैच कर लिया। सॉरी। हाँ रवीश जी, हाँ एक सेकंड कह लीजिए आप, क्योंकि दूर है। हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। हाँ रवीश जी, ऐसा है कि अगर 2012 के चुनाव का अगर आप देखें, आजमगढ़ की बात हो रही है, विकास की बात भी हो रही है। 2012 में अगर आप याद करें तो सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह ने बड़े मेलोड्रामा करा था कि सोनिया जी बाटला हाउस की फोटोग्राफ्स देख के रोने लग गई। उसके बावजूद वोटर्स ने एस्पिरेशंस की पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया था। द मुस्लिम्स, उन्होंने उनकी उस भाषण से उनको समर्थन नहीं दिया था। और अभी भी 3 साल इस सरकार के यूपी में है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा आ रहा है कि आजमगढ़ भी एक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है, जिसको एक बदनाम भी कर दिया गया है, बिकॉज उनके अबू सलेम साहब से जो कनेक्शन है या यहाँ से जो शूटर्स हायर करे गए हैं। तो कहीं पे लोगों की एक ये भी उम्मीद है कि 3 साल में जिस तरह से सफाई का डेवलपमेंट हुआ, तो शायद आजमगढ़ का भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। तो ये अच्छा, सोचना ये इंटरेस्टिंग है कि लोग अगर मोदी बनारस में गुजरात लेकर जा रहे हैं, भी एक इशू है। तो मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ में सफाई लेकर जा रहे हैं। ये अच्छा है। हाँ, खाली सफाई और कोई जगह नहीं, मैंने खाली सफाई मैं समझ गया सफाई के अस्पताल, आजमगढ़ में नया सफाई महोत्सव वगैरह वगैरह, मैं समझ गया। जी देखिए सर, नहीं सफाई में महोत्सव के अलावा भी बहुत चीजें हैं। नहीं, बहुत बड़ा सा अस्पताल है, लायन सेंचुरी वहां उन्होंने बना दिया है, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, एक बात मैं जो संदर्भित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जो बार बार फिनोमेना बन गया कि वो आतंक का गढ़ है। वो बनाया नहीं, हम तो नहीं बनाते, पर बन गया वो। लेकिन जो उनकी संख्या है नौजवानों की, और जो आजमगढ़ के दूसरे लोगों की संख्या है, अच्छे निर्माण के कार्यों में भी आजमगढ़ की जो भूमिका है, अगर उसको थोड़ा सा क्यों नहीं है, उसको वहां के लोगों की क्यों नहीं है? अगर वहां पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, 100 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, तो कोई जो आप सुनीता जी कह रही हैं एस्पिरेशन क्यों नहीं, आप मुझे वो समझाइए ना कि वो क्यों नहीं है वहां पे। नहीं, उसका मूल कारण ये है कि वो पलायन कर जाते हैं। जो आजमगढ़ का लड़का एक बार पढ़ करके IAS हुआ, वो हरियाणा आ गया, तो जो प्रतिभा तो कहीं का भी IAS कहीं और चला जाता है। जैसे वो पूरबिया लेबर बन के ही गया, तो वो जो गांव आता है और गांव आकर के जो स्टेब्लिशमेंट में उसको रोल पे करना चाहिए, या एक यूनिवर्सिटी के लिए आज भी आजमगढ़ तरस रहा है। जो स्कूलिंग का सबसे बड़ा सेंटर है या पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर इलाहाबाद और BHU नसीब हुआ इन लोगों को, आज तक 50 लाख आबादी वाले जनपद में, जहां 22 ब्लॉक हैं, सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों का जिला हो गया है उत्तर प्रदेश, आज वहां तक वो सड़क के लिए तरस रहे हैं। हम चाहे अतीत पर जितने गौरवान्वित हो जाएं, 2 साल में वहां सड़क नहीं बनी है ना।
नहीं, वो सभी सरकारों के एजेंडे में सड़क बनाना नहीं। अभी बताइए ना कि 2 साल में बनी है कि नहीं बनी है? नहीं, वो जाहिर सी बात है कि वो विकास का जो मॉडल है, वो मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ ये पहले बताइए। नहीं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी सरकारों के एजेंडे में नहीं बना, किसी भी सरकार का। किसी भी पकड़ लेंगे क्या अखिलेश सिंह? नहीं, पकड़ के दोस्त नहीं पकड़ेंगे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी उर्वरता साहित्य वगैरह की बात कर रहे हैं, फिर उस आजमगढ़ में इतनी जड़ता क्यों है राजनीति की? नहीं, जड़ता की जो बात, उसका नेतृत्व उसके पास क्यों नहीं है? ये सवाल बनारस से भी पूछा जा सकता है, ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश से भी पूछा जा सकता है, पर ये आजमगढ़ से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? अब एक बात तो चंद्रशेखर जी जो कहते थे वो यहाँ भी इस बहस में भी लागू होती है कि हमें या तो देवता चाहिए या दैत्य चाहिए। हम बीच में कोई और रूप जो है अपने नेतृत्व का देखते नहीं है। तो या हम डेमोनाइज करते हैं या हम गॉड के रूप में वर्शिप करते हैं, दोनों स्थितियां हैं। दूसरी चीज ये है कि जो वहां की समस्याएं अपनी रही हैं, पूर्वांचल लगातार बाढ़ ग्रसित होता रहा है और बाढ़ की जो समस्याएं रही हैं उससे निपटने के लिए विधिवत तैयारी नहीं रही है। अस्पतालों का, शिक्षा का जो ढांचा होना चाहिए उसकी भी कमी रही है। और बड़ी बात यह रही है कि फिर वही बात आती है कि पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के नेताओं को ये लगातार लगता रहा है कि भाई हमको राष्ट्रीय राजनीति करनी है, हमको बड़े सवालों पर विमर्श करना है, अपने जो विकास के सवाल हैं उनको करना बहुत जो है, अपने बारे में सोचना बहुत छोटी बात है। एक हमारे दर्शक ने बड़ा अच्छा एसएमएस किया है कि क्यों लोगों को लगता है कि पीएम मोदी के बनारस से आने से बनारस का भला होगा। फूलपुर, जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद, बलिया, है ना, रायबरेली में क्या भला हुआ क्या, है ना। और एक तरह से जो उपाध्यक्ष हैं अमेठी, इन सब की तस्वीरें अगर देख ली जाए, 10 साल सरकारें रही हैं, अगर यहीं वो काया पलट हुआ होता तो शायद बनारस के लोगों को यकीन हो सकता है। पर बनारस के लोगों को ये भी तो एक मौका मिल रहा है कि इन लोगों ने नहीं किया तो शायद ये जो आ रहे हैं अपने राज्य में किया है वो यहाँ पे कर देंगे, है ना। नेताओं के साथ एक समस्या ये होती है कि जब बाहर से उम्मीदवार लाकर उन पर थोपा जाता है तो उसकी शानो शौकत के कसीदे पड़े जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अमृतसर, सामान्य उम्मीदवार नहीं, अमृतसर है, मान लीजिए अब अमृतसर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है 3 बार से सिद्धू को चुनता रहा है, वो भी बाहर के थे। अमृतसर वाले परेशान थे कि आते ही नहीं। अब वहां अरुण जेटली को थोप दिया गया, अब वो और ज्यादा परेशान है कि अब क्या करें, वो चुनेंगे फिर से जाके। वो फिर चुनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं। ठीक है, अब मोदी वहां पे गए हैं, उसके बाद अगर दोनों जगह से चुनाव जीत गए तो ये बहस होगी कौन से निर्वाचन क्षेत्र छोड़े वो। ठीक है, और उन्होंने बनारस छोड़ दिया तो बनारस से आज का कार्यक्रम शुरू किया था वो तो रह गया बारीकियों को समझने में, लेकिन हम थोड़ा ये जो इमेज क्रिएशन होता है राजनीति के जरिए किसी भी शहर का, उस पर थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती हैं या उनके चाहते हुए मीडिया कर रहा है, या मीडिया अपनी प्रवृत्ति में ऐसा है कि वो एक शहर को वो घाट पे ही देखता है और साधुओं के चिलम में ही बनारस को देखता है, और उससे क्या हो रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं, अभी रुक जाइए। हम लौट आए ब्रेक से। सुनीता जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या आपकी नज़रों में भी जो खबरें गुजरी हैं, जो रिपोर्टिंग गुजरी है टीवी से लेकर पेपर में, उनमें क्या आपने भी पाया कि बनारस का जो एक चरित्र चित्रण हो रहा है उसमें उसकी डाइवर्सिटी खत्म हो रही है? ठीक है, उसको एक बिल्कुल ही एक कम्युनिटी के सेंटर के रूप में दिखाया जा रहा है कि यहाँ कोई हिंदू है या कोई हिंदुत्व है, जो इसकी पूरी एक विविधता है, कबीर से लेकर हर तरह से, संत रैदास से लेकर क्या नहीं है इसके, मतलब इसकी विविधता में वो सारे पक्ष कम आ रहे हैं। मतलब एक तरह का पिक्चर पोस्ट कार्ड बनारस का मीडिया अपने कैमरों के जरिए या राइटर अपने लेखनी के जरिए क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, जो मेरा जहां तक ख्याल है मीडिया है वो इस समय एक पिक्चर वही दिखा रही है जो कि उस सिटी में हो रहा है। एंड जो आप बात कर रहे हैं कि उसकी जो डाइवर्सिटी है उसकी पिक्चर और आनी चाहिए, बिकॉज ये वही सिटी है जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई वो शिवालयों में, जैसे कि एक बार किसी प्रोग्राम में भी कहा गया था, वहां बजती थी और गिरिजा देवी के टप्पे बहुत मशहूर थे। बट आज की तारीख में 2 ही बातें हो रही हैं वहां पे, और इट इज जस्ट मोदी मोदी मोदी। बट मोदी का मतलब डेवलपमेंट है कि हिंदुत्व है। और मेरा अपना मानना है कि इट इज सटल हिंदुत्व डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से बनारस एक साथ हुआ है और जिस तरह से बार बार ये बात आ रही है कि मुस्लिम्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और मुस्लिम्स हो सकता है मुख्तार अंसारी साहब के साथ चले जाए या अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाए, तो बिल्कुल कास्ट और ये सब बातों पे हम दोबारा आगे, जो इश्यूज मुद्दे जो रहते हैं
एक हर सिटी के, वो कहीं ना कहीं पे लुप्त होते जा रहे हैं। आई एग्री विद यू कि जो काशी की एक ब्यूटीफुल, जो कहते हैं ना, काशी का एक अपना, लोग कहते हैं कि गॉड लिव्स इन काशी, एंड काशी एक ऐसी सिटी है जो कि दुनिया में बहुत कम जगह पे है, उसकी वो डाइवर्सिटी नहीं आ पा रही है क्योंकि लोग वहां पे मोदी के आने के बाद एक सेक्शन, वो एक हाइप क्रिएट कर रहा है जिसमें बाकी इश्यूज दबते जा रहे हैं। अभय जी, अगर मोदी के लिए एक चुनाव सहज है, तो अगर आप एक तरह से एस्पिरेंट जो मुस्लिम यूथ है या फिर नया तबका है जो मुसलमान वोटर है, क्या वो ऐसे में मुख्तार अंसारी के पीछे जाना चाहेगा मोदी को हराने के लिए? क्या उसके पास इस तरह का संकट नहीं है? मैं बता रहा हूं, अगर ध्रुवीकरण हो भी रहा है तो किसी मजबूत और अच्छी छवि वाले मुस्लिम उम्मीदवार के प्रति होता तो ये बात समझ में आ सकती थी कि बीजेपी अगर आप 53 सीटों की लिस्ट जारी करें और एक भी मुसलमान ना दें, फिर उसके वोट की दावेदारी भी करें, तो ये बहुत, मतलब उनकी समझ से बहुत अच्छी बात हो सकती है। मुझे नहीं समझ में आती बात। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता मुख्तार अंसारी के पीछे जाए मोदी को हराने के लिए, तो क्या फिर वो ध्रुवीकरण को एक तरह से आमंत्रित नहीं करेगा? मेरा मानना यह है कि इस बार मुख्तार अंसारी को वोट देने का जो प्रलोभन है या जो सनसनी है जो मुस्लिम मतदाता महसूस करता होगा मुख्तार अंसारी ऐसे बाहुबली और रॉबिन हुड को वोट देने की, मुझे नहीं लगता कि इसका मजा दोबारा वहां के मतदाता उठाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं वहां के मतदाताओं के लिए ये एक पिछले चुनाव के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो किस तरीके से किसको अपना उम्मीदवार चुनते हैं। वो जिसको अपना उम्मीदवार चुनेंगे वही नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। जो मुसलमान मतदाता, ये एक मौका उनके पास भी नहीं है कि वो भले चुनाव नरेंद्र मोदी कहीं से भी जीत सकते हैं जी, मतलब उनको हराने के लिए एक और आप बुरे प्रतीक को आप चुने, तो फिर ये क्या राजनीतिक नहीं, मैं तो मानता हूं कि वो नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। मैं ये मानता हूं नहीं चुनेंगे। कोशिश की जाएगी, उनके सामने विकल्प पेश किया जाएगा कि आप इनको चुनिए। अगर वो खुद नहीं लड़ेंगे, दूसरे तरीके से विकल्प पेश किया। शुरू में ही पहले कहा था कि इस बार अगर मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं ये मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां से चुनाव लड़वा रही है अपनी चुनावी रणनीति के तहत। वो लड़े या उनकी पत्नी लड़े, ये मेरी अपनी मान्यता होगी। मेरी मान्यता गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक मुख्तार अंसारी ऐसा व्यक्ति वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा, मोदी की जीत उतनी सुगम नहीं होगी। ठीक है, पर अरुण जी, आपको ये नहीं लगा कि इतने पार्षद बीजेपी के हैं, मेयर बनारस बीजेपी का है, ठीक है, विधायक उसके 3-3 विधायक दशकों से वहां रहे हैं, लगभग वो सीट 91 से लेकर 2004 छोड़ा जाए तो वो बीजेपी के पास है। तो एक तरह से किसी सांसद का आना या किसी प्रधानमंत्री का आना, मतलब वो पूरी भूमिका और जिम्मेदारी गायब हो गई किसी के पास। इन प्रतिनिधियों का फिर विकास से क्या मतलब? कोई नाता नहीं, सीधा वाइप आउट कर दीजिए। एक नया आदमी आता है, वो पूरा नया इतिहास वर्तमान ले आता है। नहीं, विकास की बात तो मोदी कर ही रहे हैं, और विकास की बात उनको, मतलब जो है वो उनका एजेंडा है। हिंदुत्व से अलग हट करके वो विकास को ही इशू बना भी रहे हैं। प्रचंड रूप से भले उसके भीतर हिंदुत्व हो, लेकिन बनारस, अभय जी जैसा कह रहे थे मुख्तार अंसारी के बारे में, और जो भी तमाम डेवलपमेंट के इशूज आप उठा रहे हैं, वो बनारस उनसे सवाल जरूर पूछेगा, जो है पूछेगा। और मुझे लगता है कि बनारस के जिन प्रतीकों की, जिन रूपकों की बात आप कर रहे थे, वो प्रतीक मुझे जो है शंकराचार्य का याद आता है कि शंकराचार्य जो है वो हिंदू धर्म अद्वैतवाद का प्रचार करते हुए वो बनारस जब पहुंचते हैं तो चांडाल के प्रश्न के आगे जो है शंकराचार्य ठिठक जाते हैं, और उनका पूरा दर्शन जो है उसको लेकर के वो एक तरह से चकरा जाते हैं कि मतलब जो है ये जो हमारी छाया आप पर पड़ रही है ये अशुद्ध है, या हम अशुद्ध है, या आपके भीतर जो आत्मा है और हमारे भीतर भी जो आत्मा है वो अशुद्ध है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद या मोदी जिस राष्ट्रवाद को लेकर के और उसको विकास के आवरण में ढक करके बनारस में लेके जा रहे हैं, बनारस उसका जो है एक तरह से, मीडिया क्यों उसका चरित्र चित्रण इस बनारस का ऐसा कर रहा है कि वो कोई ऐसे मोक्ष की नगरी है? वो है, सबको पता है कि मोक्ष की नगरी है। क्या इसके पहले जीतने वाले भी उम्मीदवार उन्हीं प्रतीकों के सहारे जीत रहे थे? क्या कभी किसी से तो बात नहीं की? अगर वो हिंदुत्व का गढ़ होता तो फिर वहां से वहां बनारस तो फिर जोशी जी पिछली बार जीते ही थे, फिर तो सारा पूर्वांचल जीत लेना चाहिए था बीजेपी को वहां से। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए बनारस उस तरह से हिंदुत्व का गढ़ नहीं है, लेकिन मोदी के जाने से एक बनाने की कोशिश हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये नेता तो नहीं कर रहे हैं, औपचारिक रूप से तो नहीं कर रहे हैं ना, वो भले प्रच्छन्न रूप से कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इस तरह से कर रहा है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं कई रिपोर्टों में जब वो तस्वीरें देखा तो फिर मुझे बड़ी बेचैनी हुई। एक कमाल खान साहब को छोड़ के और भी दूसरे चैनल पर लोगों ने किया होगा अपवाद स्वरूप, लेकिन मुख्यतः मैंने देखा कि इस तरह की तस्वीरें घूम रही हैं। देखिए, एक हर शहर की एक रिफ्लेक्स इमेज होती है।
जो आप आंख बनते हैं वही छवि सामने आती है। जैसे कि अजमेर है तो अजमेर की छवि है कि वो ख्वाजा की नगरी है। ऐसे नहीं कि वहां हिंदू नहीं रहते हैं, हिंदू ही ज्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ख्वाजा की नगरी है, एक सूफी संत की नगरी है। उसी तरीके से बनारस इलाहाबाद है तो वो संगम का शहर है। वो बनारस तो फिर वो कबीर क्यों नहीं प्रतीक हो सकते उसी मीडिया के लिए? रैदास क्यों नहीं प्रतीक हो सकते? वो हिंदुओं जो व्यापक हिंदू वर्चस्व है, मैं प्रभुत्व का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, हिंदू हेजेमनी, जो व्यापक हिंदू वर्चस्व है, कबीर, जुलाहे, रैदास, ये सब लोग उस व्यापक हिंदू वर्चस्व के तहत आते हैं। और वो व्यापक हिंदू वर्चस्व अपने आप में कोई बहुत कम्युनल किस्म का वर्चस्व नहीं है। अगर वो कम्युनल किस्म का वर्चस्व होता, सांप्रदायिक किस्म का वर्चस्व होता, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश में कोई चुनाव में हरा ही नहीं सकता था। ये बात सही है। राजीव रंजन जी, आपका आजमगढ़ बच पाएगा फिर, या वहां भी यही नहीं सब चरित्र चित्रण शुरू होगा फिर? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने आजमगढ़ का परिचय देते हुए कि बनारस और आजमगढ़ आज तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाया। आजमगढ़ में एक भयानक पस्ती और हताशा है, और जो आपकी अपेक्षा है कि वहाँ का नौजवान किस तरह अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा, वहाँ का नौजवान इलाहाबाद से दृष्टि लेता था, बनारस से दृष्टि लेता था। लेकिन आजमगढ़ में जो वैश्वीकरण का आजमगढ़ बना है, वहाँ 100 रुपए कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी हफ्ते में देखते नहीं हैं। और एक नया वर्ग आया है जो शासन तंत्र पर है, राजनीति के प्राधिकरण के ठेकेदारी सिस्टम से, तो जो ठेकेदारी सिस्टम से जो नई पीढ़ी है वो शिक्षा से वंचित है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम में आने से वंचित है, और उसमें कैसे खड़ा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल अगर है। तो मुझे कैफी की वो नज़म याद आती है जो आप कह रहे हैं, कोई तो सोच चुका है, कोई तो ले जिम्मा उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि साहित्यकार कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मेरा ये मानना है कि साहित्यकार सवाल उठाते हैं और राजनीति उसका समाधान की गारंटी वो जरूर उठाते होंगे, मैं ऐसा नहीं और मुलायम पर मैं उनकी भूमिका सार्वजनिक नजर नहीं आती उस संदर्भ में कह रहा हूं। नहीं, ये उनकी कहानियों में वो सब जरूर रहता होगा। और लेकिन आजमगढ़ में शायद मुलायम सिंह अगर जा रहे हैं और इस तरह के लोग जा रहे हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन, किसी साहित्यकार को विरोध करना चाहिए, वो क्यों विरोध करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए और उनसे वो इस तरह से दिखा नहीं। दोनों ही जगहों पे बड़े नेता बड़े लोगों का स्वागत कर रहे हैं, कोई राजनीतिक उस तरह की विविधता नहीं है। हम ही छोटा सा प्रयास कर रहे थे कि बनारस और आजमगढ़ को मीडिया की बनाए और जो रिफ्लेक्स इमेज कर रहे हैं उसके बाहर उसकी राजनीति को समझ सकते हैं क्या, राजभर वोट, कुर्मी वोट या और वोट, फलाना ढेकाना वोट की वास्तविकताओं के जरिए देखें, या उस पोस्टकार्ड पिक्चर के जरिए देखें जिसमें बनारस हमेशा से एक ही तरह की तस्वीर में कैद है, और उस तस्वीर का अपना एक खास मकसद होता है जिसको बार बार टेलीविजन की इमेज के जरिए दिखाया जाता है, और वो काम वही अपने असर में करती है वो तस्वीर जो एक नेता बोलकर चुनाव आयोग के बहुत सारे नियमों में फंस जाता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।